नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी और सबसे कहा कि इसकी आंख पर निशाना लगाए। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने निशाना लगाने से मना कर दिया। इस तरह एक एक करके उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और सबसे वही सवाल किया। किसी ने कहा कि उसे नीला आसमान दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि उसे हरे पत्ते दिख रहे हैं। अंत में बारी अर्जुन की आई और वही सवाल द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी किया। तो अर्जुन ने कहा कि उसे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ये बात सुनते ही द्रोणाचार्य मुस्कुराए और अर्जुन को निशाना लगाने के लिए कहा। निशाना सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर निर्धारित हैं तो सफलता आपके कदम ना चूमे ऐसा हो ही नहीं सकता। आने वाले 5 महीने नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो वो अपने लक्ष्य को लेके कितने निर्धारित हैं, ये आज का ये कार्यक्रम काफ़ी हद तक उनके लिए तय कर देगा। क्योंकि स्टूडियो में आज राब्ता कायम किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो कई सालों से नीट की तैयारी करा रहे हैं। मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं रितु मैम का। रितु मैम, स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। आपको मेरा नाम तो पता ही है, मेरा नाम रितु रतेवाल है। मैं नीट के लिए बच्चों को बायोलॉजी टीच कर रही हूँ। अराउंड 17 साल हो गए मेरे को जी। और इन 17 सालों में मैंने सब कुछ देख लिया। बच्चों को फेल होते, बच्चों को टॉप करते। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट को टॉप किया है, नीट के टॉप 10 में आए हैं। और एक बेसिक सा आइडिया लग गया कि नीट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है सर। तो वही आज शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चा हमारा रूरल एरियाज़ में बैठा हुआ है और उनको आइडिया ही नहीं लगता कि नीट कैसे शुरू करना है और क्या उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, और उनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, सालों साल बर्बाद हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वो चीज़ ना हो, यही मोटिव है सर आज के। आपने बोला कि नीट की तैयारी के बारे में बच्चों को पता ही नहीं चलता, तो नीट की तैयारी शुरू कब से करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि क्या ये 10th से पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल वक्त काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो बच्चों को पेरेंट्स बहुत जल्दी नीट की तैयारियों में लगा देते हैं। तो क्या राइट टाइम है जब से नीट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? 10th के इमीडिएटली बाद, 11th में, या 12th की स्टार्टिंग में? क्या वो एक्यूरेट टाइम है? सर देखो, आजकल जो कोचिंग्स का जो ज़माना आ गया ना, तो वो तो ये भी प्रमोट करते हैं कि आप 6th के बाद से बच्चे को शुरू करवा दो। बट मुझे लगता है वो बहुत टेंडर एज है और बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। 6th में, 7th में ये बच्चे की खेलने की उम्र है और खेलते हुए पढ़ने की उम्र है। 8th में, 9th में डोंट डिस्टर्ब देम टू मच। पर अगर आप नीट के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप सीरियस है ना, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो आप 9th से सीरियस हो जाओ। सीरियस इन द सेंस 9th में इतना कर लो कि आप अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कर लो, खासकर साइंस का है, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो बायोलॉजी, सब कुछ, ताकि आपका एप्टीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाए। और ऐसा होता है कि सर जो 9th होता है ना, वही फिर 11th में और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आता है। जो 10th होता है वही बढ़ चढ़ के 12th में आता है। तो थोड़ा 9th से सीरियस हो जाओ, बट नीट को एज अ प्रेशर मत लो। आपने नीट के लिए फोकस तैयारी शुरू करनी है 11th के स्टार्ट से, क्योंकि नीट में जो सिलेबस आएगा वो 11th और 12th का ही आएगा। तो ये 2 साल आपके ऊपर चैलेंज होगा स्कूल प्लस नीट की प्रिपरेशन को हैंडल करने का। जी, सिलेबस की बात करी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हाँ जी, तीनों ही नीट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी। तो बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे करें? किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस, स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन में जो फोकस करना चाहते हैं, तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? और वो, क्योंकि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें और बाकी 2 को बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो वो बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे बनाया जाए और किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए? देखो सर, जैसे नीट का जो पेपर है वो 720 मार्क्स का है। उसमें से 50% 360 नंबर आपके बायोलॉजी के होंगे, एंड देन फिर उसमें से 25 फिजिक्स और फिर 25 केमिस्ट्री का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बायोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। और बायोलॉजी पे भी इस तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल उसको घोल के पी जाओगे। क्योंकि सर जो नीट का बच्चा है ना, वो बायोलॉजी को एज अ कुशन की तरह यूज़ करता है, एज अ ट्रैम्पोलिन की तरह यूज़ करता है अपना सिलेक्शन पे जंप लेने के लिए। अगर बायोलॉजी नहीं आएगा, और
बहुत अच्छी तरीके से नहीं आएगा तो वो सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को हम इग्नोर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सर 24 लाख 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, तो आप ये सोचो सिलेक्शन होना है, गवर्नमेंट सीट्स हैं सिर्फ 25-30 हज़ार सीट्स हैं, तो आपको उन बच्चों में आने के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ना आप फिजिक्स छोड़ सकते हो, ना आप केमिस्ट्री छोड़ सकते हो, और वो भी आपको एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। एक ऐसा हो सकता है आपके 2 सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो और तीसरा थोड़ा वो हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोड़ दो। वो पहले का टाइम होता था सर, जब एक बच्चे 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे 2008-2009 में जब मैंने एग्जाम्स दिए थे कि भाई बच्चे 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे भी निकाल जाते थे। अब बिल्कुल टाइम चेंज हो चुका है, तीनों सब्जेक्ट्स फोकस पे रहेंगे। और एक और मैं बात ऐड करना चाहती हूँ सर, ये जो मेडिकल के बच्चे इनका फिजिक्स वीक होता है, तो आप लोग फिजिक्स अवॉइड करते हो मुझे पता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है और वो बहुत बड़ी गलती है, इसी से बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। आई गेस जो 10th में बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक होते हैं ना, वो मैथ्स से रन अवे के लिए सोचते हैं। अगर वो इंटेलिजेंट है और उनको मैथ्स नहीं आता तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं आप मेडिकल ले लो। लेकिन फिर वही बात है, फिजिक्स के साथ आपको रिश्ता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आपने बोला कि बायोलॉजी जो है ये 50% का क्वेश्चन जो है वो कवर करती है, तो आई गेस वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपकी नीट की क्लियरेंस के लिए। तो बायोलॉजी पे फोकस किस तरह करें, क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरी है, जब क्योंकि बायोलॉजी बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी जगह कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो वाइड सब्जेक्ट में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बायोलॉजी को कवर करने का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, तो उस प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताएं। सर बायोलॉजी क्या है कि इट्स लाइक कि देखने में कोई चीज़ बाहर से डरावनी है, और खासकर अगर आपको बायोलॉजी नहीं पसंद या शुरू से आपको वो एप्टीट्यूड नहीं डेवलप हुआ है, तो बाहर से देखने में वो खतरनाक लगेगी। लेकिन अगर आपको सही टीचर मिल जाए गाइड करके, आपका हाथ पकड़ के उस सब्जेक्ट के अंदर लेके जाने के लिए, तो वो एक जैसे हमें हिंदी होता है ना, हिंदी पढ़ते हैं हम, इंग्लिश पढ़ते हैं, स्टोरीज होती हैं उसमें, बायोलॉजी इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो सबसे पहले तो बच्चों को एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि बायोलॉजी स्कैरी है, बायोलॉजी मुश्किल है। वो मुश्किल आप लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि आपको कभी किसी ने उस तरीके से उसको समझाया नहीं, आपको टीच नहीं किया उसको, मतलब आपके मन में, आपके दिल में, जहन में डाला नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए, पहली बात तो हमने एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी हमारा रामबाण है, एनसीईआरटी से ही 100% क्वेश्चन आएंगे, उसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे, पर आएंगे सारे एनसीईआरटी से। दूसरी बात, आपको अपने लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टीचर ढूंढना है, बिकॉज टीचर के बिना, वही बात से जो आपने स्टोरी पहले सुनाई थी, अगर आपके पास सही गुरु नहीं है तो आप उसमें मास्टरी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का गलत बात यह है कि वो बहुत कंसाइज में चीज़ें दे देती है और वो उसको एक्सप्लेन नहीं करती, वो टीचर के ऊपर छोड़ देती है कि एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो आज के टाइम में यूट्यूब से सर ये हो गया कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हर बच्चे को अवेलेबल हैं बिना किसी पैसे के। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं उसको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके आसपास आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है, गो टू यूट्यूब, अपना उसका चैप्टर का नाम लिखो, वहाँ सर्च करो, वहाँ पे आपको इतने अच्छे, इंक्लूडिंग माइन, आप ऋतु रतेवाल डालोगे और आप चैप्टर का नाम डालोगे तो आपको चैप्टर मिल जाएगा। आप बहुत आराम से उसके कॉन्सेप्ट समझोगे, तो वो आपके लिए स्टोरी की तरह बन जाएगा, फिर आपको भूलोगे नहीं। दूसरी बात ये होती है सर, कोई भी चैप्टर समझने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने होते हैं। अब वो आपको टीचर आपके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली जो अच्छे टीचर्स हैं वो आपको नोट्स देंगे, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी बच्चों को आप अपने भी नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स से क्या होता है कि एक फ्लो में काम होता है। तो आप चैप्टर जब भी रिवाइज करने जाते हो तो वो नोट्स से आप पहले रिवाइज कर लेते हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तीसरी बात होती है सर, हर चैप्टर के बाद आपने कम से कम 10 सालों के PYQs लगाने हैं। अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं किए 10 से 15 सालों के, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप अपने आप को कैसे कैलिब्रेट करोगे, नहीं कर पाओगे। PYQs लगाओ, देन NCERT बेस्ड कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने हैं सर हमने। और वो आजकल सर थोड़ी दिक्कत ये है, पहले ना नीट का पैटर्न थोड़ा अलग होता था, आज से 10 साल पहले थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते थे, तो कोचिंग्स ने अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ, वो आज भी आपको वही पैटर्न के क्वेश्चंस देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, मुझे नहीं आता। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। जैसे सर मैं जो हम क्वेश्चन बैंक बनाते हैं अपना, तो हम क्या करते हैं 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रखते हैं, उसमें एजर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट 1-2 के क्वेश्चन हो गए, जैसा नीट का पैटर्न है उससे हम थोड़ा डिफिकल्टी रखते हैं, पर रखते हैं एनसीईआरटी में ही। आपने वैसा ही प्रैक्टिस करना है, आपने उससे भटकना नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ भी रैंडम कर रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो नहीं करना हमने। स्टिक टू द प्लान होना बहुत जरूरी है। स्टिक टू द
सिलेबस स्टिक टू एनसीईआरटी, इफ यू गो आउट यू आर गोइंग टू लूज टाइम। टाइम तो उतना ही है ना सर, उतना आपको वो फिजिक्स में भी देना है, वो आपको केमिस्ट्री में भी देना है, तो आप कैसे दोगे अगर आप बायोलॉजी को ही आप 2-3-4 गुना करके पढ़ोगे तो आई थिंक ये टीचर्स की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को सही गाइडेंस देना। जी, अब बायोलॉजी में अगर 32 चैप्टर्स हैं टोटल, तो अगर किसी एक चैप्टर में आप स्टक डाउन हो जाते हैं या अगर आपको उसको लेके कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आती, तो वेदर इट्स ओके कि हम उस पार्ट को छोड़ दें रेदर देन टू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन दैट कि यार मेरे से ये हो नहीं पा रहा। जस्ट एग्जांपल अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, मुझे बाई चांस एग्जांपल वो समझ नहीं आ रहा, तो वेदर इट्स अ राइट थिंग कि मैं उसे इग्नोर कर दूं और बाकी सब चीजों पे फोकस करूं, या फिर मुझे उस चीज को किसी ने चाहे घोट के पी लेना होना है। सर कर ही नहीं सकते इग्नोर जी, जो तो मतलब बच्चा 32 चैप्टर्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर। जो बच्चा आज के टाइम में सिलेक्शन ले रहा है ना सर, 2021 से लगा लो आप, 21, 22, 23, 24, 25, जब टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो बच्चे का स्कोर बहुत ऊपर जा रहा है। मतलब एक अच्छा बच्चा बायोलॉजी में 360 में से 340, 335 ऐसा स्कोर कर रहा है। आप समझ रहे हो, हर क्वेश्चन का आप लगा लो 4 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के, तो वो कितना क्वेश्चन का मार्जिन है। वो जब आप 100% सिलेबस अगर आप कवर कर दोगे, फिर भी आपके 2-4 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे, वो प्रेशर में, स्ट्रेस में। और सर बायोलॉजी में कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जो आपको छोड़ के जाने की जरूरत है या जिसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं बायोलॉजी में। इट इज वेरी इजी। अगर मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना सर, आप कौन से स्ट्रीम से हो? मेरी बेसिकली +1 +2 मेडिकल रही है, बट आफ्टर दैट उसके बाद मेरी आर्ट्स स्ट्रीम रही है। चलो आपका तो मेडिकल है, आपके लिए तो फिर भी आसान है। अगर किसी आर्ट्स के बच्चे को भी मैं अभी एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना, समझाने की बात है, वो ऐसे समझ जाएगा जैसे कि एक स्टोरी होती है, जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज होती है, बिल्कुल वैसे समझ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को कोई छोटा सा कंसेप्ट जरूर समझाएं ताकि उनके लिए भी आइडिया हो कि किस तरह से चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, जैसे फोटोसिंथेसिस की आपने बात करी। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है कि बच्चा पहले ये सोचता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ना। अगर हम बच्चे को ऐसे करके बताऊं, मैं बैठ के एक ब्लैंड फेस के साथ बच्चे को ऐसे बोलूं कि आपके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना होता है, ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, फिर यहाँ से वो एटीपी निकल के डार्क रिएक्शन, कुछ नहीं समझ में आएगा। बट अगर मैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसा स्क्रीन रहता है सर स्टूडियो में, तो हम लोग कैसे टीच करेंगे कि एक हमने सर्कल बनाया एंड आई से कि ओके ये सेल है, अब मैं इसमें स्टेप इन करूंगी, तो आई रियली स्टेप इन, थोड़ा सा स्टेप आगे करूंगी, तो बच्चे के माइंड में हम स्टेप सेल के अंदर पहुंच गए। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, अब इसके अंदर मैं स्टेप इन करूंगी, तो फिर मैंने एक और स्टेप लिया, बच्चा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब मैं कहूंगी मेरे साथ में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट 18, 17, 16 ऐसे करके, ऐसे एक पूरी बिल्डिंग है। ये पूरी बिल्डिंग ग्रैनम है, ठीक है। हर एक अपार्टमेंट थैलाकॉइड है। हर एक अपार्टमेंट की जो वॉल है उसके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो क्योंकि वॉल पे लाइट्स लगी होती हैं, तो हम सोच सकते हैं कि वॉल पे लाइट लगी होती है तो वहां पे लाइट रिएक्शन होता है। अब उस वॉल के अंदर मैं लाइट रिएक्शन समझा सकती हूँ बच्चे को क्लियरली आइडिया लग गया वो कहाँ पे है और वहां पे क्या हो रहा है। तो बस लैंग्वेज की बात है, समझाने के तरीके की बात है। बिल्कुल, जैसे अगर मैं कुछ सुनना चाहूंगी तो मैं उसको मुझे इंटरेस्टिंग तरीके से बताएगा, मैं तो ही सुनना चाहूंगी। बिल्कुल ऐसा बायोलॉजी में, बिल्कुल ऐसा। तो ये सबसे जरूरी है कि बच्चे को उसके लेवल पे जाके बात किस तरह से समझाई जाए, तो फिर मुझे लगता है कि बच्चे के लिए ग्रास्प करना बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में, क्योंकि अब वक्त जो है सिर्फ 5 महीने रह गए, तो मुझे लगता है कि एक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, तो उस टाइम टेबल में हम बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग सारा दिन खेलने के 1 घंटे को डाल के बाकी सब पढ़ाई के लिए टाइम टेबल, वो एक मुझे लगता है कि मिथ टाइम टेबल है जो हम कर नहीं पाते। तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए एक राइट टाइम टेबल क्या है कि वो बैलेंस बना सकें जहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ स्टडीज लंबे टाइम के लिए वो मेंटेन कर सकें? सर जैसे भी 5 महीने आपने बताया ना, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। इसमें एक बच्चे का करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो बच्चों, आपने इस चीज़ को बहुत मतलब एक पल का हिसाब है सर इस टाइम पे। अगर बच्चा 15 मिनट भी गलत रास्ते पे चला गया ना, मान लो उसने इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर दी और एक रील उसमें ऐसी आ गई जिससे उसका दिमाग खराब हो गया, तो उसके अगले 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। और इस टाइम पे एक ऐसा प्रेशर है कि 1-1 घंटा क्या 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। तो मैं बच्चों को इस टाइम पे सजेस्ट करना चाहूँगी, पहली बात तो आप अपने मूड्स पे मत जाओ। अब इस टाइम आपका मूड कभी सैड भी होगा, कभी छोड़ने का भी मन करेगा। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप किताब लेके बैठ जाओ, फ़ोन करके स्विच ऑफ कर दो। आपने किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना। आप 15 मिनट नहीं पढ़ोगे, आप 10 मिनट नहीं पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ाई पे आना ही पड़ेगा। तो आपने अपने मूड के हिसाब से अपना टाइम टेबल नहीं डिसाइड करना, टाइम टेबल के हिसाब से मूड अपने आप चेंज हो जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि एक बार सर सबकी ही दिक्कत है ये, एक बार घुसेंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे।
देन आपने माइक्रो टारगेट्स लेने हैं, आपने हर रोज का टारगेट लेना है कि आज मुझे बायोलॉजी, जैसे मान लो आपने पहले बहुत कम भी तैयारी करी है, अब आप क्या करोगे, तो आपको ये टारगेट लेना है कि मुझे रोज का एक चैप्टर खत्म करना है, चाहे वो मैं बायोलॉजी का करूं, चाहे वो मैं केमिस्ट्री का करूं, चाहे वो मैं फिजिक्स का करूं। अब वो वाला टाइम टेबल वाला नहीं रहेगा कि 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली थोड़ी देर, ऐसा नहीं। अब चैप्टर वाइज आप निपटाना शुरू करो, ठीक है। माइक्रो टारगेट्स लो कि आज जब तक मैं ये पोर्शन नहीं कंप्लीट कर लूंगा मैं ब्रेक नहीं लूंगा, ठीक है। फिर वो पोर्शन आप कंप्लीट करो, ठीक है। और ब्रेक भी जरूरी है, 2-2.5 घंटे की स्टडी के बाद समझ में आना बंद हो जाता है। टेक अ ब्रेक, बट नेवर टेक अ ब्रेक जो आपको और ज्यादा दूर लेके जाए। नेवर गो टू सोशल मीडिया, नेवर टॉक टू अ फ्रेंड हु गॉसिप्स अ लॉट, इस तरीके से नहीं है। इस तरीके से करो कि आप वॉक कर लो, आप 1 कप चाय पी सकते हो, आप अपनी मदर से बात कर लो, जो भी आपको सूद करे बेसिकली, पर आपने अपने आप को एक्सेस डोपामिन हिट नहीं देना है, क्योंकि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एंड टेक अ ब्रेक बिटवीन 10 to 20 मिनट्स, 20 मिनट का ब्रेक आई थिंक बहुत होता है रिजुविनेट करने के लिए। अगर आप योगा करते हैं तो आप कोई प्राणायाम कर लीजिए, उससे क्या है मेंटल वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता होता है। आप बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए इस तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से एक बेटर प्लान है। आपको इस वक्त हफ्ते में अपने 6 से 7 चैप्टर्स निपटाने हैं, ठीक है, अगर आपके कवर्ड नहीं है वो तो। और फिर आपको रिवीजन करना है संडे को उन्हीं चैप्टर्स का। और चैप्टर निपटाने का मतलब होता है पूरा चैप्टर करना, फिर उसके साथ उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाना, और उसके साथ कम से कम 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अभी ऐसे भी करो जो आपको थोड़ा प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा कितना आपको समझ में आ गया है वो चैप्टर। तो कई बच्चे हैं जिन्होंने अब तक बिल्कुल इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं है, या फिर जैसे बोल रहे कि सोशल मीडिया ने या दोस्तों ने इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखा कि वो पता नहीं लगा कि कल करते हैं। तो अब जो है वक्त काफ़ी हद तक निकल गया। तो अगर किसी बच्चे का +1 में बेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, या अब तक की जो तैयारी है वो उतनी अच्छी नहीं रही है, तो स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये 5 महीने का अगर सही इस्तेमाल कर ले तो वो बच्चा नीट निकाल सकता है। सर देखो, कुछ भी पॉसिबल है, और एक ग्रैस्पिंग एबिलिटी होती है एक इंसान की, ग्रैस्पिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है बच्चों आपके। बाकी एक अभी कोर्स प्लान कर रही थी, मैं सोच रही थी कि जैसे जनवरी से या 15 दिसंबर से हम बायो के 32 वन शॉट्स दे देंगे, और वो बच्चा 32 डेज में कवर कर सकता है। और मेरे को पता है बायोलॉजी के लिए आप वो लेवल अचीव कर जाओगे जो नीट के लिए चाहिए। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि बायोलॉजी अगर किसी ने एक अक्षर भी ना पढ़ी हो, वो भी 1 से 2 महीने, मान लो आप 1 दिन में एक चैप्टर नहीं कवर कर रहे, आप 2 दिन में एक चैप्टर कवर कर लो। तो मैं खुद इस चीज पे वर्क कर रही हूँ कि एक 1 शॉट का ऐसे 32 1 शॉट्स बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाए, और फिर वो अपना आराम से 2 महीने में सिलेबस जनवरी-फरवरी के अंदर कवर कर ले। अगर आप जनवरी-फरवरी के अंदर अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर बायोलॉजी, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरे को अपना ओपिनियन उधर नहीं देना चाहिए, बट मैं बायोलॉजी के लिए 100% मुझे लगता है कोई भी एक बच्चा जो मीडियम इंटेलिजेंस का, एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा है, वो 1 शॉट्स करके बायोलॉजी कवर कर सकता है। और बच्चों ने किया है सर, मेरे पास टेस्टिमनी है इस तरीके से कि बच्चों ने लास्ट के 4-5 महीनों में बायोलॉजी कवर करके बहुत अच्छे स्कोर्स लेके आए हैं। जरूरी है कि इस वक्त इस चीज को समझना कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो माइंडसेट ही नहीं होगा जहाँ पे ये प्रेशर ले लोगे कि मेरा इतना वक्त गुजर गया है, अब मैं कैसे करूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि वो और मुश्किल कर देगी। सब माइंडसेट का ही गेम है। आप आज जिस पोजीशन पे बैठे हो आपको भी पता है, आपका माइंडसेट ही कहीं ना कहीं आपको यहाँ लेके आया। मैंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया कहीं ना कहीं माइंडसेट ही है। हर टाइम हमें लगता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हम कभी भी किसी चीज के लिए फुली प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है, और हमें लगता है कि हमसे बेटर पता नहीं कितने लोग हैं। पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग वहीं स्टैंड कर रहे होते हैं जहां हम स्टैंड कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और इस टाइम पे जो इंसान थोड़ी हिम्मत करके अपने स्टेप्स फास्ट कर जाता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। जो इस टाइम पे डीमोटिवेट होकर स्टेप स्लो करता है या थक के हार के बैठ जाता है वो रह जाता है। जी, एक आपने एनसीईआरटी के बारे में बोला कि 2021 के बाद से स्पेसिफिक नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। तो रेफरेंस बुक्स का कितना रोल रह गया, वेदर मतलब स्टूडेंट शुड फॉलो रेफरेंस बुक्स के नहीं, के नीट एनसीईआरटी मोर देन इनफ रहेगा? सर मेरे हिसाब से रेफरेंस बुक्स का कोई भी रेलेवेंस नहीं है इस वक्त। देखो, पढ़ाना जो कॉन्सेप्ट समझाना है, मुझे लगता है रेफरेंस बुक से बच्चा समझ ही नहीं सकता जब तक कि वो बहुत डिटेल्ड रेफरेंस बुक्स नहीं है। जैसे कि फॉरेन ऑथर्स की बुक, जैसे मुझे रेफरेंस बुक चाहिए तो मैं बहुत अच्छी बुक्स को रेफर करूंगी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए। वो तो टाइम ही नहीं है ना बच्चे के पास। और जो रेफरेंस बुक्स बच्चे को मार्केट में अवेलेबल है वो उसको अभी नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगर आप
9th 10th में और आपको बहुत शौक है बायोलॉजी पढ़ने का, तो आप टॉर्टोरा उठा लो, आप कैम्बेल उठा लो, ये ऐसी रेफरेंस बुक है जो आपको कॉन्सेप्ट के डीप उससे लिख जाएंगे, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं, आप आराम से पढ़ते रहो। अगर आप नीट के लिए भाग रहे हो, ठीक है, 12th में हो, अभी आपको देना है, आपको कोई भी रेफरेंस बुक टच नहीं करनी। 11th 12th में आपको रेफरेंस बुक टच करनी नहीं है बेटे, करनी है तो उससे पहले टच करो आप, उसके बाद आपको टीचर ही कॉन्सेप्ट समझाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स ले सकते हो, PYQ करने के लिए हमेशा 100% आपके पास एक बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी बुक लो जो बिल्कुल NCERT बेस्ड हो। जी, अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके किसी तरह का मन में डर है, हाँ। तो उसे किस तरह, क्योंकि आप डर के छोड़ नहीं सकते, दैट्स आपने बोला कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर, इवन चैप्टर नहीं इग्नोर कर सकते, तो पूरा सब्जेक्ट तो आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट को लेके मन में डर, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की बायो अच्छी नहीं है, बायो से डर रहा है या फिजिक्स से थोड़ा डर लग रहा है, तो उस चीज़ को कैसे वो बैलेंस करे? सर फिजिक्स से तो मुझे खुद भी बहुत डर लगता था तो मेरे को एक ही बात समझ में आई है जी, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का गुरु अच्छा मिल जाएगा तो आपको वो सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा, और अगर प्यार होने लगेगा तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर आपको गुरु नहीं अच्छा मिलेगा तो आप भटक जाओगे। तो मैं एक ही चीज़ का वो सोल्यूशन दे सकती हूँ इसमें, आप तब तक अपने लिए टीचर ढूंढिए जब तक आपको अपने मन मुताबिक का टीचर नहीं मिलता। और आजकल के ज़माने में बहुत आसान है, आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आपको सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल करना पड़ता है। आपको जिस टीचर से समझ में आए उसके बाद आप उनको फीस दे दो। और सर ऑनलाइन फीस तो इतनी ज़्यादा कम है सर, मतलब आप मतलब जितना हम 2 बर्गर खाते हैं ना, 1000 रुपए में सर हम लोगों के कोर्सेज होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हर बच्चे को पहुंचे जो रूरल एरिया में बैठे हैं, जिसके पापा मजदूर हैं, जो मतलब कैसे पे करेगा, 1000 रुपए पे कर ले, हमें तो लगता है कि तुम बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हाँ वो कर लो। ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में अगर आपको कोचिंग लेना, आपके पास आराम से 70-80 हज़ार रुपया होना चाहिए। फिर आपको हॉस्टल फीस, अगर आप जैसे कोटा या दिल्ली जाके पढ़ रहे हो, पर वो मेजॉरिटी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो कहूँगी मेजॉरिटी बच्चा आप लोग ऑनलाइन से पढ़ो। आपके पास अगर डिसिप्लिन है और नहीं है तो कल्टिवेट करो, क्योंकि पैसा अभी ज़्यादा मेजर वो है, डिसिप्लिन हम फिर भी कल्टिवेट कर सकते हैं। गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेस, तब तक टीचर ढूंढो जब तक नहीं समझ में आता, जिससे समझ में आ जाए फिर उससे पढ़ना शुरू करो। मुझे लगता है सर हर सब्जेक्ट का यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। और मुझे जैसे कि मैं अगला सवाल यही पूछना चाहता कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज दोनों हमारे पास आज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फिर ऑनलाइन सोर्सेज अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं, मुझे लगता है ऑनलाइन सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि बच्चों के ऊपर किस तरह का डंडा नहीं है, आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद के साथ लगा के। एक मैच्योरिटी चाहिए, मतलब आप एक फिर 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकते, 14 साल के बच्चे की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा एक एडल्ट की तरह, कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने एक टास्क लिया है, अब मुझे वो पूरा करना है। मान लो मैं अपनी ऑनलाइन क्लास टाइम पे नहीं लगा पा रहा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज मेरे को रात तक लगानी है वो कवर करना ही करना। टीचर ने मेरे को क्वेश्चन दे दिया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे ही डेवलप होती है। कुछ बच्चों के ऊपर तो इतनी ऐसे ट्रैजिक हालात होते हैं, वो पहले ही बेचारे मैच्योर हो जाते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ये चीज सीखते हैं। तो अगर आपको नहीं भी आती बेटे, ये आपने सीखनी है, क्योंकि हर एक को सीखनी पड़ेगी। इस एज में सीख लोगे तो आपकी आगे की लाइफ आसान हो जाएगी। जी, वही ना, उंगली पकड़ के हर बार नहीं चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जी, एक आपने मॉक टेस्ट की बात करी थी कि PYQs पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितनी ज़्यादा रेलिवेंसी है उनकी, वेदर कंसेप्ट्स अगर क्लियर है वो मोर देन इनफ है, या उसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट या PYQs के लिए जाना पड़ेगा? सर देखो, जैसे जो फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट है उसमें तो आप मान लो कि 70% आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है और 30% आपकी थ्योरी है। बायोलॉजी में आप ये लगा सकते हो कि 60% थ्योरी है, 40% क्वेश्चन प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नीट क्रैक कर दोगे, वो नहीं हो सकता। ये गलती मैंने भी करी है जब मैंने खुद नीट की प्रिपरेशन करी है, बहुत बच्चे करते हैं क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होती। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती जो भी बच्चा प्रोग्राम देख रहा है वो ये गलती करे। आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बायोलॉजी में मैंने बता दिया कम से कम 150-200 क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं, और ये भी मॉक नहीं बोलते, इनको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलते हैं। फिर हम देते हैं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, फिर हम देते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। एक चैप्टर हो गया, पहले उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन टीचर आपको देता है, फिर उस चैप्टर का आप टेस्ट देते हो कि मुझे कितना याद है। फिर सर एक यूनिट हो गया, फिर 4-5 चैप्टर्स का आप एक यूनिट में टेस्ट देते हो। वो हर जब भी वो यूनिट आपका टीचर खत्म कर दे, 1 महीने में हो गया, इस तरीके से। मतलब जितना ज्यादा आप मॉक करते जाओगे उतना ज्यादा उनके लिए बिल्कुल। हाँ, बस मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आपको सिलेबस कंप्लीशन के बाद
आपने जैसे आपने मान लो जनवरी तक सिलेबस कर लिया, फरवरी तक लिया, 1 महीना आपने पूरा फुल सिलेबस मॉक्स भी देने हैं। हर रोज आपने एक मॉक टेस्ट देना है, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं सर, वो यूनिट टेस्ट तो देते हैं, चैप्टर वाइज तो देते हैं, पर वो फुल सिलेबस मॉक नहीं देते। अगर आप फुल सिलेबस मॉक नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नीट में आपके पास जो टाइम है उसमें आप पूरा कवर कर पा रहे हो, आपका कितना, आप फिजिक्स में आपकी स्पीड है, तो उससे आपकी स्पीड बनती है। तो मॉक जो है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉक प्लस कॉन्सेप्ट, 2 ही फैक्टर है। और जो बच्चे इस टाइम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस वक्त में क्या चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और अगर उन्हें आपसे किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो वो आप तक किस तरह पहुंच सकते हैं? आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त आपका माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आपने ख्याली पुलाव और ऐसे अपनी कॉपी में ख्याली वो महल नहीं बनाते रहना कि अब मैं 2 दिन में इतना कर दूंगा, 4 दिन में इतना करूंगा। छोटे छोटे टारगेट्स लो और उनको कंप्लीट करो। आपने 10 मिनट से ज़्यादा लगाना ही नहीं है इस बात में कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फिर वो एक मोटिवेशनल रील देख लेंगे कि ये टॉपर कैसे बना था, मैं तो टॉपर ही बन जाऊंगा। फिर वो वो देखेंगे कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक टारगेट बनाना है आज का कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, और आपको फ़ोन बंद अपना करके साइड में रखना है। आपको अपने आप को कट ऑफ करना है, ऐसी जगह बैठो जहाँ नेचुरल सनलाइट आती हो, ताकि आप डिप्रेशन में ना जाओ, और आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है आपने, और कुछ नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वक्त आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर सपने तो देखने आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जो चाह है ना वो अधूरी रह जाती है। वो कहते हैं ना कि गिरना कमज़ोरी नहीं है, गिरकर वापस ना उठना कमज़ोरी है। सो जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मदद करने वाला साबित हुआ होगा। बस लगे रहिए, और ऋतु जी, स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।